नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और इससे पहले हमने आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको लेखपाल की जो परीक्षा आपकी लगी हुई है 24 जुलाई को, उसके लिए सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से सभी लोग जुड़ जाइएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद नया शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में किसे पदभार जो है दिया गया है। स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल या फिर राजीव कुमार को। तो यहाँ पर जो नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें स्मृति ईरानी की, तो ये क्या है वर्तमान में, तो इनको अभी हाल ही में, ये तो पहले तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और इनको हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी अभी सौंप दिया गया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर अगर बात करें पीयूष गोयल की, तो ये जो है वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इनके पास में है। और राजीव कुमार की अगर बात करें तो राजीव कुमार जो हैं इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन भी आपको याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फुकुओका जो पुरस्कार है 2021 का, ये किसे प्रदान किया गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो अगर बात करें फुकुओका पुरस्कार की, तो ये मिला है पी साईनाथ को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पी साईनाथ यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल प्रतियोगिता किसने जीता है। तो बताना है कि कोपा अमेरिका जो 2021 फुटबॉल प्रतियोगिता है, ये किसके द्वारा जीता गया है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अमेरिका या फिर फ्रांस के द्वारा। तो कोपा अमेरिका 2021 का जो खिताब है ये जीता है अर्जेंटीना ने। ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अर्जेंटीना देश कहाँ पर है, तो ये है साउथ अमेरिका का एक प्रमुख देश है। और अगर बात करें आपसे कि अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, तो ये आपको बतानी है। तो अर्जेंटीना की अगर बात करें कैपिटल की, तो ब्यूनस आयर्स क्या है, ब्यूनस आयर्स यहाँ की कैपिटल है। तो ये भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर कैपिटल भी कभी कभी पूछ लेता है, यानी कि जो राजधानी है अर्जेंटीना की वो है ब्यूनस आयर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। बताना है आपको कि जो गदर पार्टी बनाई गई थी उसका मुख्यालय कहाँ पर था, ये आपको बताना है। सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, मद्रास में या फिर कलकत्ता में। तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था ये था आपका सैन फ्रांसिस्को में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे। तो यहाँ पर आपको बताना है गदर पार्टी के नेता कौन थे, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि इसके जो नेता थे वो थे लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर बी लाला हरदयाल यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नदियों से ये जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कौन सी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। पहला ऑप्शन दिया है गोदावरी, महानदी, नर्मदा या फिर ताप्ती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो नर्मदा और ताप्ती हैं, ये दोनों नदियां जो हैं मध्य प्रदेश से निकलती हैं और कहाँ पर बहती हैं, तो ये जो है दोनों की दोनों पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो सबसे पहले तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है वो है महानदी। ऑप्शन नंबर बी महानदी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और अगर बात करें महानदी पर कौन से जो है प्रमुख बांध बने हुए हैं,
तो यहाँ पर जो प्रमुख बांध है वो है हीराकुंड बांध। ठीक है, एक तो हीराकुंड बांध है और एक है गंगरेल। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। और इस पर जो है हीराकुंड बांध बहुत ही फेमस है। ये पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। एक पूछा जाता है कि गंगरेल बांध जो है ये किस नदी पर बना है। तो ये दोनों के दोनों ये आपके महानदी पर बने हुए हैं। तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा वृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। तो यहाँ पर बताना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। एशिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो सबसे पहले अगर बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो हो जाएगा एशिया महाद्वीप। यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो दूसरा हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो दूसरा हो गया अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरे पर आता है आपका उत्तरी अमेरिका, यानी कि ये हो जाएगा थर्ड नंबर पर। और जो दक्षिण अमेरिका है ये हो जाएगा आपका चौथे नंबर पर। इसके बाद आता है आपका अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप, और सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे छोटा पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर है आपका अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पर है आपका दक्षिणी अमेरिका, फिर है आपका अंटार्कटिका, और फिर है यूरोप, और देन उसके बाद लास्ट में जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्रम आप लोग नोट कर लीजिएगा और इनको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बेतवा नदी मिलती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बेतवा नदी किस नदी से जाकर मिलती है, गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या फिर सोन नदी से। तो जो बेतवा है ये मिलती है यमुना नदी से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो बताना है कि सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है, लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर चूनेदार मृदा। तो यहाँ पर जो सबसे उपजाऊ मृदा है वो है काली मृदा, यानी कि काली मिट्टी जो है ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और इसी को जो है कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है कपास की खेती अत्यधिक होती है, और इसको जो है रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है, आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में या फिर लखनऊ में। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो ये जो एडेड डिज़ाइनिंग परियोजना है इसका जो केंद्र बनाया गया है ये बनाया गया है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है नहीं रखता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा राज्य ऐसा है जो इलायची के उत्पादन के लिए अपनी पहचान नहीं रखता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा। केरल की अगर बात करें तो केरल में क्या है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर होगा केरल। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर होगा केरल। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके केरल से हमें याद आए, हमने आपको बता दिए। कर्नाटक से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि यक्षगान जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये है कहाँ का, कर्नाटक का है। ठीक है, अगला जो यहाँ पर उड़ीसा दिया गया है तो उड़ीसा ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है। और उड़ीसा अगर आया है तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनता है कि सिमलीपाल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, तो ये है आपका कहाँ पर, उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और भरतनाट्यम जो नृत्य है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने चारों ऑप्शंस में से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न आपके सामने दिया है कि ह्यूमस का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ह्यूमस का उदाहरण कौन सा है, मृदा संरचना का, क्रिस्टलाइड का, जैविक कोलाइड का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ह्यूमस है ये उदाहरण है मृदा संरचना का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये, किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर है इसका विस्तार अधिक, तो ये है एशिया में। एशिया महाद्वीप में इसका विस्तार बहुत ही अधिक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बताना है आपको कि कौन सा राज्य है जो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश दिया है, तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो भाषा के आधार पर जो प्रथम राज्य का गठन हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहाँ का है। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो फेमस है कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और जो ये क्वेश्चन था कि नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी। तो बताना है कि किस जिले में साक्षरता दर जो है उच्चतम थी। उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में, महोबा में, श्रावस्ती में या फिर वाराणसी में। तो ये थी उच्चतम किस में, श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर राज्य पूछा जाए कि किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर होगा केरल। और अगर सबसे कम पूछा जाए तो वहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बिहार। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सभी को पता होगा, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि जनसंख्या वाला सबसे अधिक पूछा था तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर पूछा जाता कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर होता सिक्किम। ठीक है, सबसे कम पूछा जाए तो सिक्किम, सबसे अधिक पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो टोटल भारत की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, उसमें नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये है कितनी, 31.2%। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा, 31.2% यहाँ पर नगरीय जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो जो मौलिक अधिकार हैं, सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जो मौलिक अधिकार हैं ये लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है। एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। और नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, और जो मौलिक अधिकार हैं ये आते हैं आपके भाग 3 के अंतर्गत। मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ये है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, यानी कि आर्टिकल 12 से 35 के मध्य आते हैं आपके मौलिक अधिकार। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आते हैं आपके आर्टिकल कहाँ से, 36 से 51 के मध्य। ठीक है, तो ये आपको
याद रखने हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे बनते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है कि समानता का अधिकार जो है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो ये है अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माताओं में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है। तो यही क्वेश्चन अभी हमने बताया कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें मिल चुका है यूएसए, तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड से क्या लिया गया है, अभी हमने आपको बता दिया, नीति निर्देशक तत्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया। तो बताना है कौन सा बाद में जोड़ा गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या फिर समान नागरिक संहिता। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो बाद में जोड़ा गया है संविधान में, वो जोड़ा गया है मुफ्त कानूनी सलाह। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो बताना है आपको कि देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है। इलाहाबाद में, आगरा में, गाज़ियाबाद में या फिर लखनऊ में। तो ये बनाया गया है गाज़ियाबाद में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गाज़ियाबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर बताना है कि उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में। तो ये जो है आपका पेपर जो है ये उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती का है, तो इसलिए यहाँ पर यूपी जीके के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो बताना है आपको कि उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो ये की जा रही है लखनऊ में, नवाबों का शहर लखनऊ में इसकी स्थापना की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर स्थित है। फिर से ये यूपी जीके का क्वेश्चन है। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहाँ पर स्थित है। बताना है आपको, आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में या फिर लखनऊ में। तो ये स्थित है कानपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कानपुर हमारा यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कर्मा एक लोक नृत्य है, कहाँ का है। तो ये आपको बताना है कि कर्मा लोक नृत्य जो है कहाँ का है। सोनभद्र का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो कर्मा है ये एक लोक नृत्य है ब्रजभूमि का। ऑप्शन नंबर बी ब्रजभूमि का ये एक लोक नृत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कर्मा संबंधित हो जाएगा ब्रजभूमि से। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर की गई है। यहाँ पर बताना है कि जो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर की गई है। तो ये की गई है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के यहाँ पर 25 क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।